नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने PHP का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे PHP का एनवायरनमेंट। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में PHP का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके कंप्यूटर के लिए कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जिससे कि आप अपने PC पर PHP का प्रोग्राम बना सकें। तो हमें अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर PHP का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने PC का एनवायरनमेंट PHP एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें सबसे पहला बेसिक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नोटपैड होना चाहिए, जहां पर हम PHP का कोड लिखते हैं। इसके अलावा PHP का कोई एडिटर हो सकता है, एक्लिप्स स्टूडियो हो सकता है या ड्रीम वीवर हो सकता है, जहां पर हम PC पर PHP का कोड लिखते हैं। उसी तरह से एक सर्वर होना चाहिए, यानी एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना PHP का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो। क्योंकि हमने पढ़ा है कि PHP जो लैंग्वेज है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी इसका जो प्रोग्राम है जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पर जनरेट होती है और उस रिक्वेस्ट से ही आपको रिस्पॉन्स वेब ब्राउज़र पर मिलता है। यानी कोई भी वेब ब्राउज़र या वेब सर्वर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। जनरली अपाचे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको सर्वर प्रोवाइड करवाती है। इनमें से अपाचे का कोई भी सर्वर आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो सकता है, जैसे वैम्प हो गया, एम्प हो गया, जैम्प हो गया, मैम्प हो गया या लैम्प हो गया। यानी जब आप नोटपैड या PHP एडिटर में PHP का कोड लिखते हो तो कोड लिखने के बाद आपको सर्वर पर इनके साथ इनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है या PHP सॉफ्टवेयर का वेब सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जहां से रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वहां से आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिलता है जो सर्वर पर एग्जीक्यूट होकर आपको वेब ब्राउज़र पर रिस्पांस देता है। यानी इनमें से कोई भी एक सर्वर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालोगे। उसी तरह से अगर आप PHP का सॉफ्टवेयर डेटाबेस के साथ भी चलाना चाहते हो, यानी कि कोई टेबल बनाना चाहते हो या डेटाबेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो कि है MySQL, PLSQL या SQL। यानी अलग अलग वर्जन में ये आपके पास प्रोवाइड है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनके सॉफ्टवेयर डालने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला हुआ है। अगर आपके PC में विंडो डली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप वेब सर्वर डालोगे। अब हमें पता है विंडो के भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जैसे XP आती है, विंडो 10 आती है, विंडो 7 आती है, विंडो 8 आती है और इसी के अंदर 32 बिट की आती है आपका, यानी 32 बिट या 64 बिट। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो कौन से बिट का है या कितने बिट का है, या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो विंडो है या लाइनेक्स है या आपका मैक है। यानी ये क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जिनके अकॉर्डिंग आप अपना वेब सर्वर डालते हो। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो है, मान लो विंडो 7, विंडो 10 या विंडो 8 है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो विंडो डली हुई वो कितने बिट की है। अगर वो 32 बिट की है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपाचे सर्वर के सॉफ्टवेयर डालोगे, यानी वेब सर्वर डालोगे। अगर 64 बिट की है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में वेब सर्वर डालोगे। सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है मान लो 32 बिट का है, तो आप इनमें से कोई भी एक डाल सकते हो। यानी या तो आप वैम्प डालोगे या आप एम्प डालोगे या आप जैम्प डालोगे। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो आप मैम्प डालोगे। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है तो आप लैम्प डालोगे। यानी इनमें से कोई भी एक सर्वर डालोगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोग्राम रन करवाते हो। यानी अगर वैम्प डालते हो तो हमें पता है वैम्प ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी वैम्प वेब सर्वर का जो पूरा नाम है विंडो, अपाचे, MySQL, PHP,
सिस्टम है, यानी इस सर्वर को अपाचे सर्वर ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। यानी अपाचे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें वेब सर्वर के छोटे छोटे सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है, जहां पर हम वेब सर्वर के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो वेब सर्वर के अकॉर्डिंग यानी अपाचे सर्वर के अकॉर्डिंग वैम्प डालते हो, तो अगर हम आपके कंप्यूटर सिस्टम में 32 बिट का है तो हम 32 बिट का वैम्प डालेंगे, अगर 64 बिट का है तो 64 बिट का वैम्प डालेंगे। तो उसी तरह से इनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वेब सर्वर बने हुए हैं। जैसे वैम्प बना हुआ है विंडो अपाचे MySQL PHP पर्ल, इसी तरह से एम्प बना हुआ है अपाचे MySQL PHP पर्ल, उसी तरह से जैम्प बना हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे MySQL PHP पर्ल। अब यहाँ पर X फॉर क्रॉस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला जो सर्वर है या अपाचे सर्वर है इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हो। लाइक अगर इसको आप लाइनक्स पे चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, अगर आप इसको मैक पे चलाना चाहते हो चला सकते हो, अगर आप इसको विंडो पे चलाना चाहते हो तो आप इसको विंडो पर भी चला सकते हो। यानी ये वाला जो आपका सर्वर है आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चला सकते हो, इसलिए इसका जो नाम है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे MySQL PHP पर्ल है। उसी तरह से मैम्प का जो पूरा नाम है मैक अपाचे MySQL PHP पर्ल है। इसी तरह से लैम्प का पूरा नाम लाइनक्स अपाचे MySQL PHP पर्ल है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डला है तो आपको मैम्प डालना पड़ता है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में लाइनक्स डला हुआ है तो आप लैम्प वेब सर्वर डालते हो। उसी की तरह अगर आप इनमें से किसी एक को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो आपके कंप्यूटर एनवायरनमेंट के साथ कॉन्फ़िगर होता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, इनमें से किसी भी एक डेटाबेस को सॉफ्टवेयर को डालिए। यानी जब ये तीनों चीज़ें आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो, यानी इस कैटेगरी में से एक, इस कैटेगरी में से एक और इस कैटेगरी में से कोई एक, ये आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालने पड़ते हैं। जैसे हम ये तीनों डाल लेते हैं तो तीनों को हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट डिज़ाइन होता है वो PHP एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद आप जैसे ही कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो आप PHP का सोर्स कोड भी कर लेते हो। सोर्स कोड करने के बाद आप उस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो जहाँ से आप प्रोग्राम चलाना चाहते हो। सपोज़ कीजिए आपके कंप्यूटर में आपने नोटपैड डाला, यानी इनबिल्ट रूप से नोटपैड डला हुआ है। सपोज कीजिए इसमें से आपने वैम्प सर्वर डाला, मान लीजिए ये वैम्प सर्वर आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल लिया। उसी तरह से अगर आपने डेटाबेस के रूप में आपने मान लो MySQL डाला, यानी आपने तीनों एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिए हैं। डालने के बाद आपको करना क्या है, नोटपैड के अंदर तो PHP का कोड होगा, कोड करने के बाद वैम्प सर्वर को आप रन करोगे, यानी ये आपको रन करना पड़ता है। जैसे आप इसको रन करोगे तो वो फाइल आपको वहाँ पर रन करनी होती है। जैसे उसको रन करोगे, रन करने के बाद वो फाइल आपको एग्जीक्यूट होकर दिखाई देती है। उसी तरह से अगर कोई डेटाबेस की फाइल है तो नोटपैड के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे ये कॉन्फ़िगर होता है वैम्प के पास तो हमारी रिक्वेस्ट नोटपैड से होते हुए वैम्प ट्रांसफ़र करता है MySQL पर, दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देते हैं और आपके वेब ब्राउज़र स्क्रीन पर रिज़ल्ट के रूप में जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसका आउटपुट डिज़ाइन होता है। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर PHP का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो हमारे लिए सबसे पहले कॉमन बात क्या रहती है, हमारे पास PHP का कोई भी एडिटर होना चाहिए या नोटपैड होना चाहिए, यानी या तो एक्लिप्स हो सकता है, ड्रीमवीवर हो सकता है या PHP का कोई भी एडिटर। उसके बाद हमें पता है ये हमारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो कोई भी एक हमें सर्वर डालना पड़ता है, सर्वर इनमें से कोई एक होगा। इसी तरह से अगर डेटाबेस का कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो डेटाबेस के रूप में इनमें से भी कोई एक डेटाबेस आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालोगे। जैसे तीनों डाल लेते हो, डालने के बाद वेब सर्वर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे ही दोनों कॉन्फ़िगर हो जाते हैं तो आप अपना कंप्यूटर में जो नोटपैड में प्रोग्राम लिखा है उसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। थैंक यू।